जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो आप देखिए टॉपिक जो होगा सामाजिक विज्ञान, इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों को। और जितने सारे प्रश्न होंगे वह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आप लोग आज की क्लास को जरूर देखिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का एक अध्ययन है। ये जो बातें कहा गया है किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है इस बातें को स्पष्ट किया गया है। तो अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल के द्वारा जो है इस बातें का जिक्र किया गया है। ओके, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे देखिए दो प्रश्न, यहाँ पे जो दो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसमें से कौन सा जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो अगर बात करें राइट आंसर जो ऑप्शन जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये जो है ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं माना जाता है। बाकी यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य ये तीनों जो होंगे भौगोलिक सूचना के स्रोत माने जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर बात करें तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा, द्वैधता पर आश्रित। द्वैधता पर आश्रित जो होगा ये जो है भूगोल का जो है वर्णन को नहीं दिखाता है, नहीं स्पष्ट करता है। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। चौथे प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो फ्रेडरिक रेंटजेल आप लोग जरूर याद करिएगा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। फ्रेडरिक रेंटजेल जो होंगे ये मानव भूगोल के जनक माने जाएंगे। ओके, अगले प्रश्न पे देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो अगर बात करें तो ई कांट भी बिल्कुल सही होंगे। हमबोल्ट, रिटर ये तीनों जो वैज्ञानिक हैं ये नीतिवाद के विचारक माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, इनमें से सभी। ओके, ये सारे चीज आप लोग को क्लियर हो रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे जो 6 प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे सही होगा, मानव बुद्धिमत्ता। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा, मानव बुद्धिमत्ता। क्योंकि लोगों और पर्यावरण के बीच जो अन्योन क्रिया का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो माना जाता है वह कौन सा होता है। तो मानव की बुद्धिमत्ता होती है। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए, 7 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो भूगोल का जनक यूनान को माना जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 8 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। बहुत अच्छा यह प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। टेलर के द्वारा जो है इस बात का जिक्र किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना टेलर के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखिए, 9 प्रश्नों को। 9 जो प्रश्न है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल यहाँ पे दिया गया है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उप क्षेत्र माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सही होगा, मानव भूगोल आता है। कौन सा भूगोल आता है दोस्तों। तो मानव भूगोल आता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 10 प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के मानव भूगोल विचारकों के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये कह रहा है प्रश्न में कि विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के। मानव भूगोल जो है
इनके विचारकों के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। इस परिभाषा को देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होगा दोस्तों। विडाल डी ला ब्लास ने इस बातें को जिक्र किया है, स्पष्ट किया है, उन्हीं के द्वारा जो है इस परिभाषा को दिया गया है। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए 11 प्रश्न। 11 जो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 के जो दशक है वह आधुनिकतावाद के उपागम के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि ब्लास जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित हैं? तो ये जो भौगोलिक अवधारणा से संबंधित होंगे संभववाद। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो ब्लास है ये भौगोलिक अवधारणा जो है संभववाद इसी से रिलेटेड माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्नों पे आते हैं। 13 प्रश्नों को देखिए। 13 जो प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न पुस्तकों में से कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? हमबोल्ट के द्वारा जो है कौन सी पुस्तकों को लिखा गया है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कास मास को लिखा गया है यहाँ पे, कास मास। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर प्रश्नों को देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो 14 प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा यह बिल्कुल सही होगा। समुद्र विज्ञान जो है यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं माना जाता है, बल्कि प्रत्यक्षवाद, संभववाद और मानववाद जो हो जाएंगे ये मानव भूगोल से संबंधित है। 15 प्रश्नों को देखिए। 15 प्रश्न बोल रहा है कि कै जो है कै किससे संबंधित है? कै जो है यह किससे संबंधित है? कै नहीं होना चाहिए, कैब्रे होना चाहिए दोस्तों। ये 15 यहाँ पे कर लीजिएगा फैब्रे। ये फैब्रे, हाँ फैब्रे जो है ये किससे संबंधित है? फैब्रे जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संभववाद से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होगा। फैब्रे किससे संबंधित है? तो ये फैब्रे संभववाद से संबंधित है। 16 प्रश्नों को देखते हैं। 16 यहाँ पे प्रश्नों को देखिए। 16 प्रश्न है कि संभववाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की जो घटक है यह किस महत्वपूर्ण माना गया है? यहाँ पे माना गया है। तो अगर बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ए और बी दोनों घटनाओं को। कौन कौन सा? एक हो जाएगा प्राकृतिक घटक और एक हो जाएगा मानवीय घटक। जो संभववाद की अवधारणा है वह प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों होगी। 17 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे 17 प्रश्न है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही। यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन जो होंगे यहाँ पे सही होंगे। प्राकृतिक घटक को भी माना गया है और मानवीय घटक को भी माना गया है। 18 प्रश्न देखिए। 18 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे मानव भूगोल से संबंधित कौन सा जो है नहीं है? तो बात करें बी ऑप्शन तो यहाँ पे सही होगा। मात्रात्मक जो क्रांति है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं माना जाता है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन ये तीनों जो होंगे मानव भूगोल से संबंधित है। आगे देखिए 19 प्रश्न है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर हो जाएंगे नव निश्चयवाद के प्रवर्तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 20 प्रश्नों को देखिए। 20 प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि किसने कहा है कि मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा है कि मानव प्रकृति का दास है? तो एलन सेम्पुल के द्वारा जो है इस बात को जिक्र किया गया है, कहा गया है कि जो मानव है ये प्रकृति के दास है। इसके बाद देखिए 21 प्रश्न है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेंटजेल को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। किसे कहा जाता है दोस्तों मानव भूगोल का जनक? तो रेंटजेल को कहा जाता है। 22 प्रश्न देखिए। 22 प्रश्न कर रहे हैं कि जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन हैं? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वारेनियर जो होंगे ये जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक माने जाते हैं। 23 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 23 प्रश्न कर रहा है कि
एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक रेंटजोल है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए 24 प्रश्न यहाँ पे कर है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया है? संभववाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन बात करें बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लुसियन फेब्रे के द्वारा जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया, लुसियन फेब्रे। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए 25 प्रश्न है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों से बड़ा होता है जहां पे जो है क्या, जहां पे मृत्यु दर सबसे कम होता है, मृत्यु दर निम्न होता है, वहां पे आयु जो होता है जनसंख्या के आकार में वह उस देश से बड़ा होता है जहां की मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए 26 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो 26 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया जो हो जाएगा यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं होगा। अगले प्रश्नों को देखिए 27 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चिकित्सा या कह सकते हैं शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। 28 प्रश्न देखिए, 28 प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एशिया हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे 29 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक तथ्य नहीं है? तो बात करें तो एक तथ्य नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने पर जनसंख्या को 100 वर्ष लग जाते हैं। ये जो है एक प्रकार का तथ्य नहीं है, इसलिए ये गलत हो रहा है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर भी 29 नंबर प्रश्न में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि यहाँ पे कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगले प्रश्नों को देखिए 30 प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी जो है नगरीय है? तो ऑप्शन ए सही होगा। उत्तरी अमेरिका, वह कौन सा महाद्वीप हो जाएगा विश्व का? तो उत्तरी अमेरिका जो हो जाएगा जहाँ पे 90% से अधिक आबादी जो होगी नगरीय होगी। अगले प्रश्नों को देखिए 31 प्रश्न है कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति जो है आश्रित हैं? तो 5 हेक्टेयर भूमि पर। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए 32 प्रश्न है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में से कितने सम्मिलित लोग जो है वहां पे रहते हैं? तो कितना करोड़ रहते हैं? तो 50 करोड़ जो लोग हैं वहां पे रहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 33 प्रश्न देखिए, 33 प्रश्न है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.7 है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए 34 प्रश्न है कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो बात करें तो -0.1 है। कितना है दोस्तों? तो -0.1 है। 35 प्रश्न देखिए, 35 प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, मैदानों में सबसे ज्यादा केंद्रित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। 36 प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्व एशिया में जो जनसंख्या है किस पर केंद्रित है? तो नदी घाटियों के उच्च भागों में केंद्रित है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यह सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए 37 प्रश्न है। 37 प्रश्न है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1850 में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी। ऑप्शन जो बी है ये सही हो रहा है। याद करिएगा 1850 में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी। 38 प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद करना होगा चीन होगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। 39 प्रश्न देखिए, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा हो जाएगा? निम्न में से जनसंख्या वाला महादेश कौन सा हो जाएगा? तो बात करें तो ऑप्शन बी ओसेनिया, जिसको कहा जाता है ओसेनिया, वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह जो हो जाएंगे वह सही हो जाएंगे।
निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा हो जाएगा, तो ओसेनिया हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो दोस्तों 40 प्रश्न कर रहा है, चालीस नंबर जो दोस्तों प्रश्न करें कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, आधुनिकतावाद के लिए जो है इस जो 1990 का दशक है इसे जाना जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग 40 प्रश्नों को ही लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके इसे शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। इस कल हम लोग लेक्चर में, कल की जो लेक्चर होगी सुबह में 100 प्रश्नों के साथ होगी, 100 या 200 प्रश्न करेंगे, क्योंकि कल की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।